आज हम लोग बात करने वाले हैं उद्धव ठाकरे के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि उद्धव ठाकरे ने अपने राज्य की तो स्थिति डामाडोल कर ही दी है, साथ में अपने प्रदेश से माइग्रेंट लेबर को दूसरे प्रदेश में भेज करके भी वहाँ के प्रदेश के निवासी को भी ज़िंदगी खतरे में डाल दी है। और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से जो कल यूपी पुलिस ने अजय लल्लू के ऊपर एफआईआर किया, फिर उसके बाद अजय लल्लू को गिरफ्तार करके उनको सलाखे के पीछे डाल दिया, तो उनका बदला लेने के लिए तुरंत कैसे राजस्थान पुलिस ने जो है पूरा चक्रव्यूह रच दिया। और तीसरी स्टोरी के बारे में हम लोग बात करेंगे पंकज पुनिया जो है वो कांग्रेस के लीडर हैं और उन्होंने किस तरीके से भगवा के ऊपर वापस इतनी गंदी टिप्पणी की है जो बिल्कुल भी असहनीय है। तो इन सारी खबरों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। बहरहाल मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहूंगी हमारे यूट्यूब चैनल द राजधर्म के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली स्टोरी से। पहली स्टोरी है महाराष्ट्र की और आपको पता है महाराष्ट्र में अभी कितनी बुरी स्थिति हो चुकी है, चाहे वो माइग्रेंट लेबर के बारे में हो, चाहे वो कोरोना वायरस के केसेस के बारे में हो या फिर वहाँ की सरकार के बारे में क्यों ना हो। आपको पता है कि राजेश टोपे जो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कुछ दिनों पहले। उन्होंने कहा था कि हम जो माइग्रेंट्स लेबर महाराष्ट्र को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, हम उनकी मेडिकल चेकअप नहीं कर सकते, उनको मेडिकल सर्टिफिकेट दे नहीं सकते। लेकिन एक खबर ये भी आई थी कि मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेबर से 200 रुपये वसूल रही है। फिर वो मेडिकल सर्टिफिकेट किस नाम पे दे रहे थे और कहाँ से, किस बात पे लोगों से जो है 200 रुपये वसूल रहे थे। बहरहाल और उन्होंने राजेश टोपे ने कहा था कि हम जो है लेबर्स की खाली थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे, उनको किसी भी तरह के मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देंगे, क्योंकि उससे जो है हमारे जो मेडिकल क्लिनिक्स हैं उनके बाहर एक लंबी कतार लग जाएगी, मतलब भीड़ लग जाएगी। इसीलिए हम जो है मेडिकल सर्टिफिकेट मजदूरों को नहीं देंगे। इसका नतीजा ये निकला कि जब महाराष्ट्र के नांदेड़ से कुछ दिनों पहले जब 3600 श्रद्धालु महाराष्ट्र से पंजाब की तरफ गए, तब पंजाब में भी व्यवस्था बिल्कुल ख़राब थी। अमरिंदर सरकार ने भी कुछ भी ऐसे माइग्रेंट्स लेबर के लिए या फिर आप कह लीजिए ऐसे श्रद्धालु के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी, ना ही मेडिकल चेकअप की, ना ही क्वारंटाइन सेंटर की। जब ये लोग 3600 लोग जब अपने घर में पहुंच गए, तब अगले दिन एक नोटिस आया था कि सरकार की तरफ से एक नोटिस आया है और आप लोगों को अपना चेकअप कराना पड़ेगा, और जिसमें से करीबन 173 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। तो सोचिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार, शिवसेना की सरकार, एनसीपी की गठबंधन सरकार, और पंजाब में कांग्रेस की सरकार, और वहाँ पे कितना ढीलापन देखने को मिल रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट, जब इतना कोरोना वायरस की महामारी पूरे देश विदेश में फैली हुई है। मतलब हेल्थ सेक्टर को स्ट्रांग बनाने की बात हो रही है, जगह जगह पे चेकिंग हो रही है, मेडिकल सर्टिफिकेट मजदूरों को दिए जा रहे हैं, श्रद्धालु को दिए जा रहे हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उनको मेडिकल सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। पर वहीं कांग्रेस प्रशासित राज्यों में ना ही मेडिकल सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं और ना ही लेबर्स का ख्याल रखा जा रहा है। तो ये पहली जो उदाहरण था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का फेलियर और पंजाब गवर्नमेंट का फेलियर, वो नांदेड़ से और पंजाब से पता चला। अब दूसरे फेलियर के बारे में सुनिए। जब एक सप्ताह पहले महाराष्ट्र से माइग्रेंट लेबर गोरखपुर गए, यूपी में गए, जब उनका कल टेस्ट रिजल्ट आया तो पता चला कि महाराष्ट्र से जो माइग्रेंट लेबर यूपी में पहुंचे थे उनमें से करीब 50 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। तो सोचिए, वहाँ पे भी राजेश टोपे ने तो बहुत आराम से कह दिया कि हम जो है माइग्रेंट्स लेबर का या फिर कोई भी हमारे प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रहा है, हम उनको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, क्योंकि हम हमारी क्लिनिक के आगे लंबी लाइन नहीं लगा सकते हैं। लेकिन वहीं इन्हीं लोगों की वजह से दूसरे प्रदेशों में भी जहाँ पे स्थिति कंट्रोल में है, वहाँ पे स्थिति अब बद से बदतर होती जा रही है। आपको बता दें, जो गोरखपुर के बस्ती जिले के जो डीएम, उन्होंने कहा कि हम इन 50 माइग्रेंट लेबर के तलाश कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं कि ये लोग किस किस से मिले थे, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगी ये जो 50 लेबर थे वो अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर में रखे हुए थे। जब इनका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव पाया गया और ये पता चला कि ये महाराष्ट्र से आए हैं, तब इनको एक ही जगह पर रख दिया और इनका एक मास गैदरिंग किया गया ताकि ये पता चले कि ये किस किस से और किस किस टाइम पे लोगों से मिले। अब चलते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ, बात करते हैं पंकज पुनिया की। जी हाँ, पंकज पुनिया एक कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, प्रवक्ता हैं, और उनके अगर आप बयान सुनेंगे, ट्विटर हैंडल पे जाके उनका पोस्ट देखेंगे तो बहुत ही खराब और बहुत ही आपत्तिजनक है। उसमें से मैं एक पोस्ट आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। हालांकि मैं उस पोस्ट का पूरा हिस्सा नहीं पढ़ सकती क्योंकि वो बहुत ही अभद्र है और लोगों तक पहुँचाना, मतलब उनकी मानसिकता, जो उनकी नीच
मानसिकता है उसको लोगों तक पहुंचाना होगा। तो मैं आपके सामने उस पोस्ट को पढ़ना चाहूंगी। कांग्रेस सिर्फ मजदूरों को अपने खर्च पर उनके घर पहुंचाना चाहती है। अब ये किस खर्च की बात कर रहे हैं? ये जो पंकज पूनिया हैं वो किस खर्च की बात कर रहे हैं, जब उन्हीं की पार्टी की एक मेंबर, पार्टी की सबसे श्रेष्ठ अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी, उन्होंने कहा था कि वो रेलवे का किराया व्यय करेंगी। आज तक उनकी पार्टी की तरफ से 1 रुपए का मजदूरों के लिए रियायत नहीं आया सामने। और अब जो है प्रियंका गांधी ने कहा है कि 1000 बसों की बात कर रही हैं वो मजदूरों के लिए, और उन 1000 बसों में भी धांधली की बात सामने आ रही है। ये किस खर्च की बात कर रहे हैं पंकज पूनिया? अब चलते हैं दूसरा स्टेटमेंट। बीस्ट सरकार ने राजनीति शुरू की, भगवा लपेटकर नीच काम संगी ही कर सकते हैं। अब ये बीस्ट सरकार किसको कह रहे हैं? अजय बीस्ट को। जब सोनिया गांधी जी का जब पूरा नाम लिया गया था, उनका असली नाम लिया गया था अंटोनियो माइनो, तब अर्नब गोस्वामी के ऊपर तो FIR हो गया था। लेकिन अब ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब ये नाम ले रहे हैं अजय बीस्ट, तो अब इन पे क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हालांकि कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी केवल मात्र इन्हीं लोगों के। जब इन्होंने दूसरी बात कही कि भगवा लपेटकर नीच काम ये लोग ही कर सकते हैं, तो भगवा पे तो निशाना कांग्रेस पार्टी ने सदैव लगाया है। कभी उनके पार्टी के पी चिदम्बरम साहब कहा करते थे कि भगवा जो है वो टेरर कैंप चलाता है, और कभी दिग्विजय सिंह, सुशील सिंधे ये कहते हैं कि भगवा तो आतंकवाद है, हिंदुत्व, हिंदुज्म, ये सारे के सारे एक आतंकवाद से रिलेटेड हैं। इन्होंने तो भगवा के ऊपर, हिंदू के ऊपर हमेशा आलोचना जताई है और हमेशा एक सवाल खड़ा किया है कि भगवा एक आतंकवाद है, और यहाँ तक कि भगवा को तालिबानिज्म से, हिंदुज्म को तालिबानिज्म से जोड़ दिया था। तो यही सवाल मेरा पंकज पूनिया से है कि अगर आप ऐसी भगवा को कटघरे में खड़ा कीजिएगा तो आपका अस्तित्व भी कटघरे में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप भी एक हिंदू हैं और आपका अस्तित्व जो है सनातन धर्म से है, और जिसका पहचान भगवा रंग होता है। अब तीसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट इन्होंने कहा, ये कब्र से निकालकर लाशों का बलात्कार करने वाले लोग हैं। मतलब क्या बोलना चाहते हैं? कब्र से निकालकर लाशों का बलात्कार? एक आप पार्टी के मेंबर हैं, बलात्कार जैसे शब्द का प्रयोग करना, और वो भी एक पार्टी जो, मतलब पार्टी अभी सत्ता में है, योगी आदित्यनाथ अभी सत्ता में, और आप उनके ऊपर ऐसी लांछना लगा रहे हैं कि कब्र से निकालकर बलात्कार करने वाली पार्टी है। क्या कहना चाहते हैं ये पंकज पूनिया खुद ही आकर के ट्विटर पे बता दें। लेकिन एक बहुत ही अच्छे वकील हैं प्रशांत पटेल उमराव, उन्होंने जो है इनके ऊपर, पंकज पूनिया के ऊपर FIR भी दर्ज किया है। इसके आगे की जो स्टेटमेंट है वो आप खुद ही स्क्रीन पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए क्या कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। लेकिन यहाँ तक तो देखिए एक पार्टी इस चीज को कर रही है, लेकिन कल रात को ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा था, #सपोर्ट पंकज पूनिया। क्या आप भी पंकज पूनिया के इन बयानों को सपोर्ट करेंगे? क्या आप भी पंकज पूनिया को सपोर्ट करेंगे? अगर सपोर्ट करते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर उनकी आप बातों को बिल्कुल निरस्त कर देते हैं तो भी हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या करना चाहिए ऐसे राजनेताओं के साथ, और क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए जो हमारी देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनके नेताओं की तरफ से, उनके जो दिग्गज नेता हैं उनकी तरफ से ऐसे पंकज पूनिया, कल आपने देखा था अजय कुमार लल्लू, आज आपने देखा पंकज पूनिया, इनके साथ क्या करना चाहिए कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। अब चलते हैं अपनी कल की स्टोरी को पूरा करते हुए। तो कल की स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि अजय कुमार लल्लू को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उन पर FIR भी दर्ज कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि अजय कुमार लल्लू जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बचाव में पूरा का पूरा राजस्थान पुलिस सामने खड़ा हो गया है। राजस्थान पुलिस ने जो यूपी के योगी आदित्यनाथ के जो सचिव हैं अवनीश अवस्थी, उनके ऊपर FIR दर्ज, राजस्थान पुलिस ने ये कहते हुए FIR दर्ज करा है कि इन्होंने कांग्रेस के जो पार्टी लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं अजय कुमार लल्लू, संदीप सिंह, ऐसे लीडरों को धमकाया है और तो और इनके साथ धोखाधड़ी किया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी किस धोखाधड़ी की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं उसी धोखाधड़ी की जो धोखाधड़ी कांग्रेस पार्टी की तरफ से गरीब जनता और बेचारे मजदूरों को दिया गया। ये बात कर रहे हैं उन्हीं 1000 बसों के बारे में जिनमें से 200 बसें जो हैं वो अब घोटाले में जा चुकी हैं। 200 बसों का नंबर ऐसा पाया गया जो बसों का था ही नहीं, ऑटो का था, 2 व्हीलर्स का था, एम्बुलेंस का था, स्कूल बस का था। जिसके बाद पानी पानी होकर के प्रियंका गांधी ने कल दोबारा से योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख करके कहा कि हम आपको अब 200 बसों का एक नोटिस भेजेंगे और उसमें भी आप कार्रवाई कर लीजिएगा, लेकिन इन 200 बसों का जो मैं आपके सामने एक वैध बस भेज रही हूँ, ये सच में बस हैं
आप इनको रोड पे चलाने की अनुमति दे दें। और तो और आपको बता दें, जिस डीएम ने आगरा के जिस डीएम ने रवि कुमार ने अजय कुमार लल्लू के ऊपर कार्रवाई की थी, उसके ऊपर भी राजस्थान पुलिस ने एफआईआर कर दी है। मतलब ये साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस प्रशासित जो प्रदेश है वो पूरी तरीके से एफआईआर का गेम जो है वो जनता के साथ भी, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो पार्टी के लीडर हो, सबके ऊपर जो है अपना एफआईआर का खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का तो ये पुराना सही रहा है। मतलब इनकी पहले से ये ऐसी राजनीति रही है कि अगर ये घोटाले करते हैं, अगर उसका कोई उजागर करता है तो उसके ऊपर एफआईआर लगा देते हैं। आपने देखा था कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर कितना हाथ धो करके पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पड़ गई थी। ये एफआईआर हो रहे हैं, 1200-1300 अर्नब गोस्वामी के ऊपर एफआईआर हो गए। और तो और 12.5 घंटे तक की पूछताछ अर्नब गोस्वामी से हो गई थी, केवल मात्र इसलिए क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने एक सवाल किया था सोनिया गांधी से कि क्या आपके प्रदेश में, आपके जो शासित प्रदेश है महाराष्ट्र के अंदर, 2 संतों की निर्मम हत्या हो गई और आप बिल्कुल चुप हैं, तो इसके ऊपर जवाब दीजिए। इस बात को लेकर ही अर्नब गोस्वामी के ऊपर एफआईआर हो गया था। लेकिन जब इन्हीं की पार्टी का घोटाला सबके सामने आता है और अगर कोई डीएम, अगर कोई जो है एसपी अगर सामने आके इनके घोटालों का उजागर करता है तो उसके ऊपर भी ये लोग एफआईआर कर देते हैं। अगर खुद ना करें तो खुद के शासित प्रदेश के पुलिस के द्वारा ये लोग एफआईआर करवा देते हैं। बहरहाल इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूँ और आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो ये बार बार गलतियां कर रही है, ये किस वजह से गलतियां कर रही है, कहाँ पे चूक हो रही है महाराष्ट्र सरकार से, ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो राजधर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तो और अगर आप राजधर्म को ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो तुरंत जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाएं और राजधर्म को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।